पहले रेफर कर दो। चलो चलिए भैया सभी लोग गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखिए आवाज में प्रॉपर आ रही है। चलिए हमने बायो कल यहाँ छोड़ी थी, हमें उसके आगे बढ़ना है। एक बात और याद रखिएगा, हमें हर बात का वो वहां से किसी भी चीज का वो वर्ड पकड़ना है जहां से क्वेश्चन एक्चुअली आपके एग्जाम में आते हैं। सही है? बीमार हो आप लोग? जवाब बढ़िया देना, ठीक है? चलिए हम पढ़ रहे थे बायो में तीसरी स्लाइड। लेक्चर नंबर तीसरा। चलिए एक्चुअली हम पढ़ रहे थे गुणसूत्रों के बारे में। हमने कल आपको इतना तो बता दिया था कि पूरी एक कोशिका है। अगर हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो सबसे बाहर की ओर है कोशिका भित्ति, उसके अंदर है कोशिका झिल्ली। क्या? और कोशिका झिल्ली सामान्य तौर पर बनी है लिपिड एवं प्रोटीन से। अरे क्लियर है? जबकि पादपों में जो कोशिका भित्ति है वो बनी सेल्यूलोज। कैसे? अरे क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली के अंदर आए तो कोशिका द्रव्य है, अंदर गए तो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है। गुणसूत्र मानव जाति में यदि हम देखें तो 23 जोड़ी हैं। 23 जोड़ी में से नर और मादा में 22 जोड़ी एक से है, जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है। एक जोड़ी जो है, एक जोड़ी यानी 2 मादा में एक से एक यानी एक ही प्रकार के हैं, और नर में XY यानी अलग अलग प्रकार के हैं। नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे थे गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र बने हैं डीएनए से। कैसे बने हैं? ओके। अब देखते हैं आगे। यहां पर डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन के साथ में। ये यहां कल पढ़ लिया था अपन ने, ठीक है? अच्छा एक बात और, हमने आपको सुन लीजिए, मिनमिनाहट की आप आ जाएगी, हम बहुत बेकार पीट देंगे हम। या तो जवाब और या फिर शांत, मिनमिनाना नहीं। यहां पर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आई है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखें, सबसे पहली बात हमने आपसे कहा कि ये कोशिका है, ये केंद्रक है, यहां कोशिकांग बिखरे पड़े हैं, और एक्चुअली यहां गुणसूत्र हैं, और ये डीएनए और के बने हैं। यानी डीएनए आरएनए अगर हम कहें गुणसूत्रों में पाया जाता है, हम दूसरी भाषा में कहें डीएनए आरएनए केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा 2 अंग ऐसे हैं, 2 कोशिकांग। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। ओके? चूंकि क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है ये केवल पौधों में होता है, ये कोशिकांग जंतुओं में। अरे क्लियर है? ये कोशिकांग पौधों में होता है, लेकिन इन दोनों कोशिकांग में स्वयं का अपना डीएनए पाया जाता है। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? तो परीक्षा में एक स्पेशल क्वेश्चन अलग से आता है कि कोशिकाओं में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो खास तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होता है? अरे क्लियर है? यानी कोशिका के अंदर डीएनए 2 जगह पाया जाएगा, एक केंद्रक के अंदर और एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? मस्कान देखे तो ये याद रखिएगा, ठीक है? मूल रूप से डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है।
कल खूब पढ़ा हमने, पढ़ा है। मूल रूप से डीएनए एक, अरे क्लियर है, ये वो मटेरियल है जो एक पीढ़ी की सूचनाओं को, अरे क्लियर है, जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का, अरे क्लियर है। अब एक्चुअली यहां पढ़ना है कि डीएनए बना कैसे होता है, डीएनए में कितने पदार्थ होते हैं, क्लियर है। यहां से भैया एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सारी चीजें आपको समझ में आती जा रही है। अगर समझ में आती जाएंगी तो आप भूलेंगे नहीं। ओके, देखते हैं। इसमें नाइट्रोजनी क्षार, 3 भाग होते हैं इसके। डीएनए में नाइट्रोजनी युक्त क्षार पाए जाते हैं। ये फास्फोरिक अम्ल होते हैं, अम्ल भी होते हैं वो, अरे क्लियर है। और शर्करा पाई जाती है, अरे क्लियर है। अब देखिए शर्करा 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात हम एक बात जान लें, अगर डीएनए की बात करें तो इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या कहते हैं, अरे क्लियर है। और अगर हम आरएनए पढ़ रहे होते तो आरएनए कहलाता है राइबोज शर्करा। क्या कहलाता है, देखिए आरएनए का नंबर जब आएगा तब आएगा। पहले हमारी ओर से सुन लीजिए कि आरएनए होता क्या है और डीएनए होता क्या है। पहली बात तो यह कि दोनों आनुवंशिक पदार्थ हैं, डीएनए भी और कुछ जातियां ऐसी है, जैसे विकसित जातियों की हम बात करें, जैसे मनुष्य की बात करें और विकसित जानवरों की बात करें, तो इनमें मूल रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, अरे क्लियर है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी है, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, खास तौर पर हम विषाणु की बात करें, अरे क्लियर, वायरस की बात करें, तो इनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए। क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है, ओके। लेकिन हम जैसे विकसित जंतुओं में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं, डीएनए और, अब हमारे शरीर में आरएनए कहां पाया जाता है, तो देखें यहां अंदर क्रोमोसोम है, तो यहां पर है डीएनए, बल्कि यहां पर जो कोशिका द्रव्य भरा है यहां पर है आरएनए। क्या है, यानी आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा है, और ये हमारे शरीर में काम करता है प्रोटीन संश्लेषण का। काय का, हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है। तो हमारे शरीर में डीएनए यहां है और आरएनए, ओके। हालांकि दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ हैं, लेकिन हम जैसे जंतुओं के शरीर में सबसे प्रमुख डीएनए है, ओके। फिर वही बात, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी और आरएनए में ऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शर्करा। आर से राइबोज, डी से डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है। अब देखें, जो डीएनए होता है वो इस तरीके से बना होता है जिसने किसी ने 2 फीते आपस में लपेट दिए हों, अरे क्लियर है। यानी डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित संरचना है डीएनए, अरे क्लियर है। जबकि आरएनए द्विकुंडलित नहीं होता है। तो बेसिक अंतर समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं, देखिए क्या होता है, अगर बेस क्लियर है तो ही बात आपको समझ में आएगी। अब आते हैं, हम अभी बात कर रहे काय की, डीएनए, बढ़िया मजेदार जवाब, काय की बात कर रहे। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से सूचना लेकर दूसरे पीढ़ी में भेजता है। टेबल से टिकना सब लोग छोड़ दो, छोड़ो मैडम, टेबल से टिकना, खिंच के बैठो। देखे, इसमें नाइट्रोजनी क्षार है, फास्फोरिक और शर्करा 2 प्रकार की है, डीऑक्सीराइबोज हो। तो डीएनए में कौन सी होगी, एक बात तो क्लियर हो गई। अब 2 चीजें बची, नाइट्रोजनी क्षार, अरे क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
यहां से ये क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली इसके आगे चित्र बनाते हैं, ये शर्करा गलत लिख गया। आगे आते हैं, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पढ़ना है, शर्करा के बारे में पढ़ना है, फास्फोरिक। अब देखिए, नाइट्रोजनी जो क्षार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरिन और दूसरे ग्रुप को कहते हैं, अरे क्लियर है? क्या क्या कहा हमने? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? नाइट्रोजनी क्षार के दो टाइप होते हैं, प्यूरिन और ओके। देखते हैं, शर्करा पेंटोज होती है और दो प्रकार की हम बता चुके। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। हमारा मोबाइल अंदर रखा गया। देखो आगे आते हैं। अब नाइट्रोजनी क्षार हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक पढ़ा है प्यूरिन और एक पढ़ा है। अब प्यूरिन में भी दो आते हैं, देखें जरा। प्यूरिन के अंतर्गत दो, एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और, अरे क्लियर है? और हम बात करें साइटोसिन और, आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? अब देखे यहां पर याद रखिए, जो डबल हेलिक्स हमारा बना होता है ये तो एक तरफ होते हैं प्यूरिन और एक तरफ होते हैं। हमेशा प्यूरिन के क्षारक कैसे जुड़ते हैं? प्यूरिन के जुड़ते हैं पिरामिडिन से। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? प्यूरिन कैसे जुड़ता है? ओके, एक हेलिक्स में आपके प्यूरिन है, एक हेलिक्स में क्या है? ओके, प्यूरिन में कौन कौन है? एडिनिन और, फिर से बोलो एक बार, एडिनिन और यहां पर साइटोसिन और थाइमिन है। अगर हम आरएनए पढ़ रहे होते, क्या पढ़ रहे होते, तो यहाँ एडिनिन होता, यहाँ ग्वानिन होता, यहाँ साइटोसिन होता, लेकिन यहाँ थाइमिन नहीं होता, यहाँ होता यूरेसिल। क्या होता? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? पक्का? ठीक है। तो एक बस का अंतर होता है नाइट्रोजन क्षार में, डीएनए और एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन। ओके, एक बार फिर से बोल के देखो। अरे क्लियर है? और जब भी बात जुड़ने की आती है, अभी हमने चित्र बनाया था, जब बात जुड़ने की आती है, देखें जरा, ऐसे ये द्विकुंडलित रचनाओं में एक यहां से एक यहां से जुड़ता है, तो हमेशा एडिनिन हमेशा थाइमिन से। देखिए फर्स्ट बिल्कुल लास्ट से, फर्स्ट बिल्कुल, यानी एडिनिन जुड़ता है थाइमिन से और ग्वानिन जुड़ता है, याद रखिएगा। क्या कहा हमने? एडिनिन कैसे जुड़ता है और ग्वानिन कैसे? अरे क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब इसी चीज को हमने कहा, हमने डीएनए की संरचना पढ़ी, आप लोग कहते भूल गए, कोई नहीं भूलता कुछ। खिंच के बढ़ो जरा, हम क्या पढ़ रहे? डीएनए। कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है। अरे क्लियर है? और ये डीएनए 3 भागों से मिलकर बना है, क्षार, शर्करा, ओके, फास्फोरिक। अरे क्लियर है? क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन और प्यूरिन 2 प्रकार के, एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन। ओके, एडिनिन कैसे जुड़ेगा? थाइमिन से और ओके। चलिए देखते हैं, ये देखो आप, देखें ग्वानिन साइटोसिन एडिनिन। आगे देखते हैं थोड़ा सा, जहां चित्र अपने पास आएगा। जेम्स वाटसन ने 1953 में इसकी संरचना, द्विगुण डीएनए की खोज नहीं करी इनने संरचना की खोज करी थी, ठीक है। इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ये है
एडिनिन कैसे जुड़ रहा? थाइमिन से। ग्वानिन कैसे जुड़ रहा? फिर देखो, एडिनिन थाइमिन से, क्योंकि द्विकुंडलित है ना, तो अब राउंड करेगा तो फिर ये घूम के आ जाएगा ना इस तरफ। अरे क्लियर है? अब इसी की संरचना देखें। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, एक है द्विकुंडलित रचना है। राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए के समान आरएनए भी राइबोस के क्षारक संयुक्त होते हैं। इसमें थाइमिन के स्थान पर एक भी बात बताइए जो मैंने आपको ना बताई हो, बताइए। ये कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। हम लोगों के लिए प्रमुख है डीएनए, लेकिन अगर वायरस की बात करी जाए तो उसके लिए प्रमुख है, नहीं है? अरे है। चलिए देखते हैं। ये देखो, आरएनए में यूरेसिल आएगा। देखो, डीएनए आरएनए की तुलना। चलिए देखें, केंद्रक के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, वो नहीं है? जल्दी बताइए। जबकि आरएनए कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य में बिखरा पड़ा है। नहीं पढ़ाया? जोर से बोलो यार। पायरिमिडीन के क्षार प्यूरिन के दो थे, प्यूरिन के एडिनिन ग्वानिन, वो तो दोनों में सेम है। एडिनिन ग्वानिन डीएनए में है, एडिनिन ग्वानिन, लेकिन साइटोसिन थाइमिन, यहां साइटोसिन और नहीं है। अरे क्लियर है? यानी प्यूरिन तो दोनों में समान होते हैं, पायरिमिडीन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। प्यूरिन 4, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन, सही है। पेंटोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस, यह कौन सी? आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? अब 8 से ही पढ़े हो तब भी आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि हम साइंस से नहीं पढ़े। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। देखिए, कार्य अनुवांशिक सूचनाएं, आरएनए भी अनुवांशिक सूचनाएं फैलाता है, लेकिन मेन काम है इसका प्रोटीन। आरएनए का प्रमुख काम क्या है? अरे क्लियर है? देखते हैं। तो अब फाइनली वही है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा आप। अनुवांशिक पदार्थ ये है, वो बता दिया हमने। अब देखो अनुवांशिक, अब जो इतना सारा अपन ने पढ़ा ना, पूरा एक पीढ़ी से, ये माता से कोशिका आई, ये पिता से कोशिका आई, माता के गुण जाएंगे, पिता के गुण जाएंगे, और नई कोशिका बनेगी, दोनों के गुण अगली पीढ़ी में जाएंगे। यही कहलाती है अनुवांशिकी। क्या? अरे क्लियर है? इसे ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। और इन गुणों को एक्चुअली जनरेशन किसे कहते हैं? जनरेशन का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी। ओके, तो हम इसे अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता सबसे पहले ग्रेग मेंडल नामक वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर अध्ययन किया था। अब उन्हें मटर के पौधे ही क्यों लिए थे? कारण यह था कि अगर वो किसी और जीव को ले लेते तो वो एक अपने जीवन काल में कई सारी पीढ़ियां नहीं देख पाते, लेकिन मटर के पौधे में क्या होता है, उसका जीवन काल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का होता है। तो उन्होंने उसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया। एक मटर एक टाइप का ले आए, दूसरा मटर दूसरे टाइप का ले आए, फिर देखा इसकी संतान कैसी बनी। अरे क्लियर है? तो पहले हम आपको एक बात बता दें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे खास तौर पर आता है प्रभाविता का नियम। क्या आता है? देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका, जैसे लिंग निर्धारण। मैं आपको ये कल समझा चुका हूं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। हमने समझाया था कल अर्धसूत्री विभाजन। नहीं बताया था कि जनन कोशिकाओं में चाहे नर हो या मादा हो, उसके जनन भाग में, जनन अंग में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे एक कोशिका से 4 बनती हैं, नर में भी 1 से। अरे क्लियर है? और उसमें आधे गुणसूत्र होते हैं, यानी अगर मनुष्य में 46 होते तो उसकी हर जाइगोट में होंगे 23। यहां से भी 23 दोनों जाकर के मिलेंगे, 23 दूनी 46। आया ना? फिर वही बात, अगर गुणसूत्र के आधार पर देखे तो जो आधे जो कोशिकाएं बनी है, तो मादा में बनेंगी XX और पुरुष में बनेंगे XY। क्लियर है? माता का X पुरुष के X से टकराएगा तो लड़की बनेगी,
माता का एक्स पुरुष के वाई से टकराएगा तो, अरे क्लियर है। लिंग निर्धारण की प्रोसेस हम आपको बता चुके। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर दो गुण आपस में मिल रहे हैं तो पहली पीढ़ी में कोई एक गुण, जैसे मान के चलिए माता गोरी है, पिता काला है, मान के चलते एक गुण ले लिया अपन ने, तो आपने देखा होगा कि संतान या तो पूरी तरीके से पिता पर जाएगी या पूरी तरीके से माता पर जाएगी, या तो संतान गोरी होगी या संतान काली होगी। ऐसा नहीं कि पीली टाइप हो जाए, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली पीढ़ी में कोई एक गुण प्रकट होता है जो प्रभावी होता है, जो प्रबल होता है। अरे क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। हमेशा कोशिश करिए पढ़ते समय कि ज्यादा जानकारी हमारे पास ऑलरेडी रहे। ओके, अनुवांशिकी का तात्पर्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों का पहुंचना है, ठीक है, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। दूसरी पीढ़ी, ये सारी चीजें हो गई हैं, इसे अनुवांशिकता कहते हैं, कोई बताने की जरूरत तो नहीं है। इसकी सबसे पहले खोज कौन ने करी थी? ओके, इसलिए इन्हें अनुवांशिकी का, ओके, इनने काय पर प्रयोग किया था? आवाज नहीं आ रही है। मटर के पौधों का प्रयोग करने के दो कारण थे। पहली बात तो यह कि मटर की जातियां कई होती हैं, यानी उनमें किसी में लाल फूल लगते तो किसी में सफेद लगते, किसी में नीले लगते। तो एक बात तो यह था कि उनके पास टाइप बहुत थे, और दूसरी बात यह थी कि इसका जीवन काल बहुत कम था। ओके, अतः जल्दी एक साल में पता चला 4 पीढ़ियां हो गई, ठीक है। देखिए, मेंडल ने मटर की विभिन्न जातियों के बीच संकरण कराया। ओके, और प्रभाविता का नियम, यानी एक पीढ़ी में प्रभावित जो लक्षण प्रभावी है वो प्रकट होगा। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम बने। देखिए, मेंडलीय कारक की आनुवंशिक सूचना को संचारित करते हैं, इन्हें हम जीन कहते हैं। बताया हमने कल बताया था कि गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन्स। क्या पाए जाते हैं? और करोड़ों जीन्स पाए जाते हैं। हर एक जीन्स एक लक्षण को समाहित करे रहता है। आपके बालों का रंग एक जीन्स, आंखों का रंग एक जीन्स, लंबाई एक जीन्स, बुद्धि एक, हर चीज के लिए आपका एक जीन्स उत्तरदायी है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर आने वाली पीढ़ी में वो चीज डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ठीक, चलिए इनको फॉर्मेलिटीज को छोड़ते हैं। फॉर्मेलिटीज आप लोग पढ़ते रहिएगा। मेंडल द्वारा किए गए लक्षणों की प्रभावी तथा अप्रभावी रूप, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र व्यूहन का नियम इनने दिया था। प्रभाविता का नियम बिल्कुल शॉर्ट में हमने बता दिया कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होंगे वो प्रकट होंगे, दूसरा लक्षण प्रकट अगली पीढ़ी में जाकर के दोनों लक्षण प्रकट होंगे। चलिए देखते हैं। अब ये वही लिखा, लाल पुष्प को सफेद पुष्प से तो पहली पीढ़ी या तो लाल बनेगी या, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। पृथक्करण का नियम का मतलब होता है, आपको याद हो हमने आपसे कहा था कि जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो जायगोट बने हैं ना, तो पहले वो उनके गुण पृथक पृथक होते हैं, यानी माता के गुण पृथक पृथक हो जाएंगे, पिता के गुण बिल्कुल पृथक पृथक, फिर जाकर के संयोग करेंगे। ठीक, करते रहिएगा आप लोग ये। स्वतंत्र व्यूहन का नियम, हाँ, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली म्यूटेशन। देखिए, हमने आपसे कहा कि हमारी ये कोशिका है, हमारा ये केंद्रक है, इसमें गुणसूत्र हैं, और अगर ये गुणसूत्र मान लिया जाए तो इस पर एक एक जीन्स निर्धारित है। सही है? अब इन जीन्सों की संख्या घट बढ़ सकती है केवल कब? जब एक पिता से गुणसूत्र आ रहा हो, सॉरी, एक कोशिका माता से आ रही हो, एक पिता से आ रही हो, और अगर कोई रेडिएशन, जैसे हमने नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा था, इनके द्वारा किरणें पड़ जाएं तो ये हमारे डीएनए को ही विकृत कर देती हैं। इसमें से कुछ जीन्स क्या हो जाते हैं? अलग। वो पता चला, जैसे कोई आपकी किताब का कोई पन्ना फाड़ दे, क्या पता उसमें कौन सी सूचना थी? सुन रहे हो? या किसी मौसम के कारण, बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन के कारण जीन्स में परिवर्तन आ जाता है, और जब ये जीन्स में परिवर्तन आता है तो अब जो संतान पैदा होगी उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अब जब उसमें परिवर्तन आएगा तो उसकी संतानों में ये चीज कंटिन्यू चलेगी। ये तो किरणों के कारण या जलवायु के कारण परिवर्तन आ गया,
लेकिन अब वो फाइल लगातार वैसी सरकती जाएगी। अरे क्लियर है? और इस तरीके से नई जातियों का क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो याद रखना, ये घटना कहलाती है उत्परिवर्तन। क्या कहलाती है? देखते हैं क्या लिखा है। किसी जाति के पौधों या जंतुओं में आकस्मिक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है जिन्हें अचानक से, एक पीढ़ी तक तो पिछली पीढ़ी तक तो सब ठीक था, नई पीढ़ी में कोई नया गुण आ गया है। एक्चुअली इस गुण के आने का मेन कारण है जीन्स का अदला बदली या जीन्स की संख्या की कमी या बढ़ोतरी। ठीक है, अर्थात जीन्स अथवा गुणसूत्र की संरचना या संख्या में वंशानुगत परिवर्तन होना उत्परिवर्तन कहलाता है। अपने आप होने वाले उत्परिवर्तन या तो प्रकृति में मौसम परिवर्तन हो जाए तो ऐसा हो जाता है, या अल्फा बीटा गामा या परावैंगनी किरणों के कारण भी ऐसा। अरे क्लियर है? बीमार हो आप लोग? मुझे लग रहा आप लोग बीमार हो। चलिए, मस्टर्ड गैस, ये सब सीधी बात यह है कि रासायनिक क्रिया से परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक होने वाले परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन या उनकी संख्या में परिवर्तन। लिंग निर्धारण हम पढ़ा चुके, बताने की जरूरत तो नहीं है। लिंग निर्धारण हमेशा पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर, तो इसको हम बाउंस कर दें। लिंग भी एक अनुवांशिक लक्षण है। लिंग निर्धारण एक अनुवांशिक कहलाता है, जो पिछली पीढ़ी से आता है। यदि हम आज पुरुष या स्त्री हैं तो ये हमारे माता पिता के गुणसूत्रों ने निश्चित किया है, इसलिए इसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अरे क्लियर है? लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे छिपकली। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसमें लिंग निर्धारण अनुवांशिक से नहीं होता, एक्चुअली टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि जब छिपकली का जन्म हो रहा हो तो उसके अंडे बनते समय टेम्परेचर डाउन है या टेम्परेचर हाई। इस पर निर्भर करता है कि वो नर होगी या मां। ओके, एक जीव का नाम बता दिया हमने। परीक्षा में क्वेश्चन आया था एक, निम्न में से किस जीव का लिंग निर्धारण अनुवांशिक नहीं होता? अरे क्लियर है? तो कई सारे जीव ऐसे होते हैं, लेकिन उनमें से सामान्य तौर पर हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाला छिपकली। ओके, चलिए देखें, तो ये हम आपको बता चुके हैं 22 जोड़ी हैं, वही सारी दोनों एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र हैं। नहीं बताया हमने? बताया या नहीं बताया? एक्स वाई है, शुक्र, देखो ये शुक्राणु बन रहे हैं। ठीक है, अब एक बात आती है सहलग्नता। खिंच के बैठे आप, देखिए सहलग्नता यानी लिंक यानी जुड़ जाना भी दो प्रकार की होती है, सहलग्नता और एक होती है लिंग सहलग्नता। जैसे आपके शरीर में कोई लक्षण, कोई नया लक्षण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सही है? वो जाकर के आपके किसी जीन्स पर जाकर चिपक गया, चिपक गया। अब ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी पीढ़ियों में, आपकी संतानों में बना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जीन्स से जुड़ गया है। जैसे और एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है और शराब पीने के कारण लीवर खराब हो गया है, तो ये उसकी शरीर की बीमारी है, आने वाली पीढ़ी का लीवर खराब नहीं होगा। लेकिन अगर लीवर खराब होने का कोई गुण किसी जीन्स में चिपक गया है कि इतने साल के बाद ये लीवर खराब हो जाएगा, मात्र इतने दिन काम करेगा, अब ये गुण काय में चिपक गया, तो अब पीढ़ी दर पीढ़ी लीवर खराब ही होगा। जैसे आपने शुगर सुना होगा, आजकल शुगर और बीपी आपने सुना होगा, डॉक्टर कहता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। देखिए, शुगर के दो होने के कारण, एक अगर अचानक से आपके अंदर टेंशन आ गया, आपने खाना पीना ठीक से नहीं खाया और आपका इंसुलिन बिगड़ गया, आपको शुगर हो गई, तो ये आपके शरीर की बीमारी थी, ये आगे वाली पीढ़ी में नहीं जाएगी। लेकिन अगर शुगर होने के गुण आपके जीन से जाकर चिपक गए हैं, कैसे चिपक गए?
जीन्स से जाकर चिपक गए हैं। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है। तो आने वाली पीढ़ी में अब सारी संतानें कैसी होंगी? शुगर वाली होंगी। तो ये कहलाती सहलग्नता, जब कोई लक्षण हमारे जीन से चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? हमें मजा नहीं आ रहा यार। अरे क्लियर है? खिंच के बैठे, आप बढ़िया आंसर दें। ओके, अब आगे देखते हैं। देखे, हमने देखा, हमने एक और बात कही, लिंग सहलग्न। अब ऐसे लक्षण जो जीन्स में तो निर्धारित हो, लेकिन लिंग वाले गुणसूत्र के जीन्स काय पर? अरे क्लियर है? जैसे देखें आप, हमने आपसे कहा कि हमारे पास गुणसूत्र 22 जोड़े अलग हैं और एक जोड़ा 22 पर चिपके रहें तो वो कहलाएगी सहलग्नता। क्या कहलाएगी? लेकिन अगर हमारे लिंग गुणसूत्र पर चिपक गए, काय पर चिपक गए, तो ये कहलाएगी लिंग सहलग्नता। क्या कहलाएगी? जैसे अब ये मादा है, ये एक्स नर है, एक्स सही है। अब अगर बाकी 22 जोड़ी पर चिपक जाते तो सहलग्नता। ये भी सहलग्नता है, लेकिन ये स्पेशल लिंग सहलग्न। ओके, अब देखिए, अगर कोई गुण इसके जीन्स, इसमें लाखों जीन्स हैं, एक जीन्स पर जाकर चिपक गए, यहां देखिए, या इस पर चिपक गए, सुन रहे हो? तो ये कहलाएगी लिंग सहलग्नता। ये कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, है ना, और रक्त का थक्का ना जमना, गंजापन, क्लियर है? इनके जो जीन्स होते हैं वो ज्यादातर चिपकते हैं काय पर? लिंग से। ठीक है, लेकिन इनमें होता क्या है, महिलाओं में क्या होता है, अगर ये जीन्स चिपक गया तो इनके पास दो हैं, इनके पास एक्स प्रकार के दो हैं, यानी अगर एक रोगी भी है तो दूसरा कंप्लीट है, सुरक्षित है। तो अब अभी आपने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, इनके पास रोग है लेकिन ये प्रकट नहीं होता क्योंकि इनके पास स्टब नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन पुरुष के पास एक एक्स है, एक वाई है, दूसरी स्टबनी। अरे क्लियर है? तो अगर पुरुष में जाकर के ये चिपक जाते हैं तो पुरुष रोगी हो जाता है, जबकि महिला में जाकर अगर ये चिपकते हैं तो महिला इसकी वाहक होती है। महिला क्या होती है? यानी अगर मां में कोई रोग है, मां के जीन्स में कोई रोग है, तो मां में प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन अगर उससे संतान पैदा होगी तो उसमें वो गुण चला जाएगा। फिर वही बात, लड़की पैदा होगी तो उसमें वो जीन्स चला जाएगा, लेकिन वो रोगी नहीं होगी। लक्षण है लेकिन रोगी, लेकिन अगर लड़का हो जाता तो वो रोगी हो जाता। कई सारे। अब एक बात, लेकिन महिलाओं में ये कब खतरनाक हो जाता है? अगर ये जीन्स दोनों में चिपक जाए, अगर ये जीन्स दोनों में आ जाए तो अब ये खतरनाक हो जाता है। जैसे वर्ण आंधता, वर्ण आंधता, यदि महिलाओं के एक जीन्स इसमें आ जाए गुण में तो ये मात्र वाहक होंगी, ये वर्णांध नहीं होंगी, लेकिन दोनों में चिपक जाए तो ये वर्णांध। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आमतौर पर आपने देखा होगा पुरुष गंजे होते, महिलाएं नहीं होती। ओके, क्योंकि गंजापन भी एक अनुवांशिक बीमारी है। पिताजी गंजा थे, बेटा है और है अनुवांशिक है। लेकिन महिलाओं में अगर ये गंजापन का गुण आ भी गया जीन्स, तो ये वाहक है, प्रभावित। ओके, चलिए अब, लेकिन कई बार आपने सुना होगा, कई बार आमतौर पर जैसे रक्त का थक्का ना जमने की बीमारी भी होती है, नाम सुना? हीमोफीलिया। क्या होती है? इसमें महिलाएं वाहक होती हैं,
लेकिन पुरुष इसके ग्रसित हो जाते हैं और इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। लेकिन कभी कभी महिलाएं भी इससे ग्रसित हो जाती हैं, लेकिन कब हो जाती हैं? जब दोनों पर। ओके, तो इन्हें कहते हैं आनुवांशिक रोग या लिंग संलग्न रोग। देखें, मनुष्य में जीन्स गुणसूत्रों में रहकर ऐसे लक्षणों को अधिकतर प्रभावी होते हैं, संलग्न होकर अधिकतर पुरुषों में पाए जाते हैं। नहीं बताया? क्योंकि उनमें केवल एक्स गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र पर इन लक्षणों के जीन्स उपस्थित नहीं होते। आमतौर पर मनुष्य में देखा गया कि कान पर लंबे बाल उगाना, जिन्हें कान का हाइपरटाइकोसिस कहते हैं, ये लक्षण मनुष्य के वाई गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। लिंग संलग्न लक्षणों के जीन्स पिता से पुत्री में पहुंचते हैं, क्योंकि पुत्री में एक एक्स गुणसूत्र मां से आता है और एक पिता से आता है। वर्ण अंधता, रतौंधी। हाँ, एक बात और, हमेशा रोग, अपन ने कहा कि महिला में, यानी अगर पुत्री पैदा होगी तो उसमें हमेशा लिंग संलग्न रोग पिता की ओर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखिए, हमने कहा ये पिता है, ये माता है। लिंग संलग्न रोग हमेशा एक्स पर पाए जाते हैं। मान के चलिए मां के इस पर रोग है और या फिर पिता के इस पर रोग है, लेकिन अगर लड़की बनेगी तो ऐसे बनेगी, यानी भले ये सुरक्षित था लेकिन पिता वाला तो रोगी था, यानी लड़की ग्रसित होगी पिता की ओर से। आया ना? अगर माता रोगी होती, पिता रोगी ना होता, तो किस्मत की बात यह थी कि अगर ये एक्स और ये एक्स टकरा जाता तो अब पिता रोगी नहीं है, इसको मिटा दे रहे अपन, तो लड़की सुरक्षित पैदा होती। और अगर ये एक्स और ये एक्स टकराता तब जाकर के ग्रसित पुत्री पैदा होती। यानी अगर माता ग्रसित है तो कई बार चांस है कि पुत्री ग्रसित भी पैदा हो सकती है लेकिन सुरक्षित भी पैदा हो सकती है। अरे क्लियर है? लेकिन अगर पिता ग्रसित है तो तय है कि पुत्री हो या पुत्र हो, उसमें वो जीन्स पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि लिंग निर्धारण तो किससे होना है? पिता से। ओके, लेकिन अगर पुत्र पैदा हुआ तो ये वाई और ये एक्स तो सुरक्षित पैदा हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वर्ण अंधता बता चुके हम। वर्ण अंधता, रंगों को ना पहचानने वाला रोग, रंग नहीं पहचान पाते। एक ये लिंग संलग्न रोग है, यानी आनुवांशिक बीमारी है, अतः से चश्मा वगैरह लगाकर दूर नहीं। ओके, चलिए फिर वही बात लगी, स्त्रियां केवल तभी वर्णांध होंगी जब दोनों पर पाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हीमोफीलिया, रुधिर का थक्का ना जम, रुधिर का थक्का। अरे क्लियर है? चलिए देखते हैं, अधिकतर पुरुषों में होता है। ये सारी कहानी अब आप लोग पढ़ लेना। गंजापन के बारे में हम आपको बता चुके, जेनेटिक कोड। अब देखिए जेनेटिक कोड कहलाता क्या है? जेनेटिक कोड जैसे कोई फाइल होती ना, डीएनए आरएनए एक निश्चित संरचना बना करके एक निश्चित सूचनाएं बना लेते हैं जो अगली पीढ़ी में जाना है, उसी को क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। कोई ज्यादा खास बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके। तो क्या आपको कोशिका के अंदर का पूरा मटेरियल समझ में आ गया? लेकिन अभी अपन ने एक चीज छोड़ी है, हमने कोशिकांग नहीं पढ़े। पढ़े हैं क्या? एक बार बढ़िया जवाब दे दीजिए, आपका मन आज पढ़ने का है या नहीं है? अगर पढ़ने का मन है तो आप धीमी आवाज नहीं देंगे। आप ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने कोई चीज ऐसी छोड़ी है जो आपको समझाई ना हो? और अगर आपने क्लास अटेंड करी है तो मुझे लगता है भले वो 8 से आप पढ़े हो लेकिन आपको समझ में तो आया होगा। नहीं आया है? चलिए अब पढ़ना है हमें, कोशिका। इनमें मटेरियल बहुत सारा लिखा रहेगा, हम बात करेंगे टू द पॉइंट, ठीक है? क्योंकि जो टॉपिक है वो टू द पॉइंट आता है, ठीक है? यहां देखते हैं, सबसे पहली बात, कोशिका में उपस्थित कोशिका। फिर वही बात, जो कोशिका केंद्रक, यहां अलग अलग कोशिका,
है? हर कोशिकांग का अपना एक काम है, खास तौर पर दो चीजें तो हमें माइटोकांड्रिया तो पता चल गया कि माइटोकांड्रिया का काम है श्वसन करना। क्या करना? ये याद ही हो गया। ये ग्लूकोज लेगा, एटीपी बनाए। ग्लूकोज लेगा और अरे क्लियर है? काय की उपस्थिति में ऑक्सीजन। अरे क्लियर है? अब यहीं से देखिए, आना बाद में है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, लेकिन हम आपको बताएंगे यहीं। क्लियर है? चलिए, और एक हमने पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ लिया? क्लोरोप्लास्ट भी एक अंग है, इसके अंदर है क्लोरोफिल। क्या है? ये क्लोरोफिल क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा। कार्बोहाइड्रेट का यानी क्लोरोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इसका उल्टा है। ये ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट को श्वसन करके एटीपी में बदल। ठीक है? चलिए देखते हैं। अंतःप्रंदवी जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेम कहते हैं। एक अंग ये होता है, एक गाल्जी काय होता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स से हम कहते हैं। एक होता है लाइसोसोम, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अरे क्लियर है? एक प्लास्टिड होते हैं, बताया ना, क्लोरोप्लास्ट वगैरह। रसधानियां होती है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, माइक्रोबॉडीज। ठीक है? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ चीजें हम आपको शुरू करने के पहले ही बता दें। देखिए, पहले रचना आई है ना, खास तौर पर इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम है? हम बेसिक काम बता रहे। एक इसका काम प्रोटीन संश्लेषण है ना, और एक और है राइबोसोम। क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही है? तो हमारी कोशिका में पाए जाने वाले दो अंग, अरे क्लियर है? क्या करेंगे? प्रोटीन संश्लेषण करेंगे। क्योंकि जैसा हमारा पूरा शरीर है, ऐसी कोशिका अपने आप में शरीर है, तो प्रोटीन संश्लेषण का काम दो लोग करेंगे। एक अंत यानी ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे क्लियर है? और आगे बढ़ेंगे राइबोसोम। एक बात, ठीक है? ओके, अब देखिए, ये आया गाल्जी का है, आया। इसका काम है जो प्रोटीन संश्लेषण यहां से आया उसके पैकेट बनाना। दूसरा इसका बेसिक काम है कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करना, यानी ये जमा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट। आवाज नहीं आ रही है? ये क्या जमा करेगा? और एक बात, कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ आना है, कौन से पदार्थ केंद्रक से कोशिका में आना है, कौन से पदार्थ कोशिका से बाहर भेजना है, ये तय करता है। अरे क्लियर है? इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, यातायात पुलिस कहते हैं। किसे यहां भेजना है, किसे वहां भेजना है, किसे रोकना है, जो चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस करता है, बस वैसे ही कौन करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण दो, ER और राइबोसोम। गाल्जी काय करेगा? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण और यातायात। अरे क्लियर है? अच्छा एक बात बताइए, क्लोरोप्लास्ट ने भोजन बनाया, क्लोरोप्लास्ट ने यानी एक्चुअली उसने कार्बोहाइड्रेट बनाया। श्वसन किसने किया? आवाज नहीं आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज से एटीपी बनाया। ठीक है? अब जैसा हमारे शरीर में पाचन तंत्र है, ऐसी कोशिका के शरीर में पाचन तंत्र है लाइसोसोम। कौन है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, हमारे शरीर में जैसे जठर रस निकलता है हमारे भोजन को पचाने के लिए,
ऐसे इस अंग में रस निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, पचाने के लिए। अब ये झिल्ली घिरी रहती है तो इसके अंदर रस भरे हैं पचाने वाले, रस भरे हैं। अगर कभी कोशिका के अंदर भोजन ना पहुंचा, कोशिका के अंदर भोजन तो ये क्या करता है, स्वयं को पचा देता है। यानी ये रस स्वयं पर काम कर जाते हैं और ये झिल्ली गल जाती है, पच जाती है। और जब ये झिल्ली पच जाएगी तो ये रस कोशिका में आ जाएंगे। जब ये रस कोशिका में आ जाएंगे तो कोशिका ही पच जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? इसे इसीलिए कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? यानी ये कोशिका के अंदर ऐसा कोशिकांग है कि जीवित रहने के लिए भी जरूरी है, लेकिन अगर ये इसकी झिल्ली फट गई तो समझ लो आत्महत्या हो गई। नहीं आ रही बात? कौन सा? आवाज नहीं आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ाया? अरे पढ़ाया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा अपन लेकर के चलते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? हम 1 मिनट चाय पी गए हैं, चलो बेटा रटने का प्रयास नहीं करना, टेबल से मत टिका करो यार, इस चीज से हमें बहुत नफरत है। चलिए यहां देखिए, सब लोग सामने देखें। हम इस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं तो आगे जो टॉपिक आएगा वहां पर भी हमारा ऑटोमेटिकली वहां आपको लगेगा कि सर हमें ये पता है। देखिए हमने 2 चीजें पढ़ी, एक प्रकाश संश्लेषण और एक होती है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, सुन लीजिए पहले ध्यान से, कि जहां पर हमने CO2 लिया, पानी लिया और सूर्य का प्रकाश लिया और एक्चुअली हमने बनाया कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाया? अब कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार का होता है, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है। अरे क्लियर है? ये पदार्थ एक्चुअली हम जंतु खाते हैं, पौधे भी यही करते हैं। अब हम अलग से इसलिए खाते हैं क्योंकि हम बनाते नहीं हैं। पौधों को खाने की जरूरत, उनके शरीर में उनने खुद ने बना लिया है। क्लियर है? ये बनाता है क्लोरोप्लास्ट। कौन बनाता है? कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाता है। अब देखे यहां पर आई श्वसन। अब श्वसन में यही कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, टूटा, काय में टूटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज
ये काम कर दिया हमारे पाचन तंत्र ने, हमारे पेट ने काम कर दिया, हमारी आंतों ने, हमारी पेट ने, हमारे जठर रस ने, हमारे लीवर ने काम कर दिया कि इसे ग्लूकोज में तोड़ दिया। अब ये ग्लूकोज पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। काय के पास? अरे क्लियर है? और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी में तोड़ दिया। काय में तोड़ दिया? हमें आवाज नहीं आ रही है? ये कहलाते ऊर्जा के बंडल और ये हमें एनर्जी देते। अतः हम अपनी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते? आवाज नहीं आ रही है? ओके, पक्का? ठीक है। और जब ये ऊर्जा खर्च हो जाती है तो जो हमारे ऊर्जा के अणु हैं वो खाली हो जाते हैं। तो खाली ऊर्जा के अणु को हम कहते हैं एडीपी। क्या कहते हैं? एडीपी। और जब इनमें ऊर्जा आ जाती है तो ये कहलाते हैं एटीपी। यानी लगातार एडीपी से एटीपी, एटीपी से बनने की प्रोसेस चलती रहती है। हाँ या ना? अरे क्लियर है? अब देखे, ये एडीपी से एटीपी, हाँ या ना? याद रखिएगा, इसमें एक अम्ल और चेंज होता रहता है हमेशा। वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में चेंज होता रहता है। इसका नाम है पाइरुविक अम्ल, से बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? एक्चुअली हमने उल्टा लिख दिया। जब एटीपी बनते हैं तो पाइरुविक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? अरे क्लियर है? और जब एटीपी की ऊर्जा खर्च हो जाती है तो यही बन जाता है लैक्टिक अम्ल। हाँ या ना? यानी लैक्टिक अम्ल का मतलब है ऊर्जा खर्च हो चुकी है और पाइरुविक अम्ल का मतलब है एनर्जी अभी आपके पास है। क्लियर है? इसलिए आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है, आपको थकान आ जाती है किस अम्ल के कारण? आप कहते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण। एक्चुअली लैक्टिक अम्ल क्या बता रहा है कि आपके पास अब एनर्जी, ओके, आप थक गए। थकने का मतलब क्या है? एनर्जी नहीं है। और अगर आप थके नहीं मतलब एनर्जी, तो आपके पास कौन सा अम्ल है? जब तक आपकी कोशिकाओं में, मान के चलिए आप डंबल कर रहे हैं, हमने कहा उठक बैठक करो। उठक बैठक कहां से शुरू करेंगे? पाइरुविक अम्ल। ओके, जैसे ही एटीपी खत्म, क्या बनने लगा? आप थक गए। तो प्रश्न आता है कि किस अम्ल के कारण जमा होता है। तो एक आगे आएगा, लेकिन मैंने यहां बता दिया एक बात। दूसरी बात यह है कि लगातार ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में काय में टूट रहा है। चूंकि श्वसन हो रहा है, भोजन पच रहा है काय की उपस्थिति में, और यहां बन रहे हैं 36 एटीपी। एक ग्लूकोज टूट रहा है तो 36 एटीपी बन रहे हैं। इसे कहते ऑक्सी श्वसन। क्या कहते? मजा नहीं आया? अरे क्लियर है? कभी कभार ऐसा होता है, आप तेज दौड़ कर आए, बहुत मेहनत करके आए, अब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब यहां तो भाई मशीन कितनी है, एक ग्लूकोज डालो 36 निकालो, एक ग्लूकोज डालो 36 निकालो, लेकिन तुम इतने थक गए कि तुम्हें चाहिए 40। 36 नहीं, कितने चाहिए? अरे 40 चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा थक गए, हाँफ रहे हो बिल्कुल। अब हाँफते क्यों है? क्योंकि अंदर ऑर्डर लग गया है, जल्दी माल बनाओ। उन्होंने फेफड़ों को ऑर्डर किया, जल्दी ऑक्सीजन भिजवाओ। फेफड़े लगे हैं बिल्कुल दौड़ने, इसलिए आप हाँफते हैं। दिमाग ऑर्डर कर देता है कि भैया एनर्जी खर्च हो गई, जल्दी जल्दी बनाओ। अपने घर में बारात ताजा बन के, जल्दी बनाओ, बारात आ गई है, खाना जल्दी करो, थोड़ा सा फास्ट। आप थक गए, एटीपी पूरे का हो गए, खर्च अगर नहीं कवर कर पाए तो खत्म। इसलिए पूरे फेफड़े, हृदय जल्दी जल्दी धड़कता है। जल्दी जैसे जैसे फेफड़े ने क्या किया, ऑक्सीजन लाए तो धड़कन क्या हो गया, बढ़ गई। जल्दी ले जाओ ऑक्सीजन, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लाओ, फिर फेफड़ों को दो, वे बाहर फेंके। ये पूरा काम बिल्कुल मजदूरों की तरह चलता है।
ओके। और इसी को हम कहते हैं कि हमारी धड़कनें बढ़ गई, ठीक है। देखे तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन उतनी आ ही नहीं पा रही जितनी चाहिए, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का अणु अगर बिना ऑक्सीजन के टूटे, बिना ऑक्सीजन के टूटे, तो ये बनाता है 2 एटीपी, 2 एटीपी। बिना ऑक्सीजन के ये बन सकता है, लेकिन जब जल्दी पड़ जाए, भैया 2 मिल रहे, 2 ही सही, लेकिन मटेरियल एक्स्ट्रा तो आ रहा। ये उसी तरीके से जैसे आपने गैस लगा रखा है, एक चूल्हा लगा रखा, चूल्हे में 2 रोटियां बन पा रही, गैस पे 20 बन पा रही, लेकिन बारात आ गई तो भैया चूल्हा भी चालू करो। और अरे क्लियर है, ये कहलाता अनऑक्सीजन। तो हमारा शरीर दोनों चालू कर देता है, इधर ऑक्सी भी उधर। अरे क्लियर है, तो ये अनऑक्सीजन है और ये। लेकिन कई सारे जंतु ऐसे हैं जो जमीन के इतने अंदर घुसकर रहते हैं कि वहां ऑक्सीजन मिलती ही नहीं है, तो वो अपना भोजन केवल काय में तोड़ते हैं, बिना ऑक्सीजन। जैसे कॉकरोच हो गया, केचुआ हो गया। केचुआ हवा में आ जाता है तो ऑक्सीजन करने लगता है, जमीन के भीतर चला जाता है तो आया ना। कई सारे जंतु अच्छा एक बात और है, अनऑक्सीजन में अगर ग्लूकोज टूटता है तो बन जाता है एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल यानी शराब। एल्कोहल यानी अब दुनिया का कोई भी कार्बोहाइड्रेट दे दीजिए, ग्लूकोज दे दीजिए, वो शराब में बदल जाएगा। तो कुछ सारे जीव होते हैं, कुछ सारे जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि अनऑक्सीजन करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर नहीं। देखो हमारे सब शरीर के अंदर हो रहा, कोशिका के अंदर हो रहा, वो कर देते हैं यही प्रोसेस शरीर के बाहर, कोशिका के बाहर। तो यही मटेरियल कहां बन जाता है? शरीर के बाहर। जैसे ईस्ट हो गया, आप ब्रेड बनाते हो, हम कहते जलेबी बनाना, बुंदेलखंडी में कहते मेंदा सड़ाना है। वो एक्चुअली क्या है, वहां पर अनऑक्सीजन हो जाता है और वो बन जाता है एल्कोहल। आपने क्या किया, अंगूर, सेब या कुछ ऐसी चीजें रख दी जो मीठी है, जिनमें ग्लूकोज ज्यादा है, उनमें हमने किण्वन करा दिया, तो एक नया शब्द आता है किण्वन। क्या आता है? ये भी अनऑक्सीजन ही है। बस अगर कोशिका के अंदर होता तो हम कहते अनऑक्सीजन। तो कुछ चीज ऐसे होते हैं जो कोशिका के अंदर नहीं करते, वो बाहर कर देते हैं। अरे क्लियर है? क्या कहलाता है? तो क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन समझ चुके या नहीं समझ चुके? ठीक, तो हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, यहाँ एटीपी बनते हैं, ऑक्सीजन बनते हैं 36, अनऑक्सीजन बनते हैं, और इसका अपना डीएनए होता है। नहीं बताया? ये पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और ये दोनों में पाया जाता है। नहीं आ रही बात समझ? ठीक, बाकी सारी चीजें जब पढ़ेंगे। ये देखो, ये लवक आया ना, ये सेंट्रोसोम, देखो जरा सेंट्रोसोम, ये देखो सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये उकसाता है। अब हमारे शरीर में 2 प्रकार से कोशिकाएं बनती है, हमने बताया कल, कायिक कोशिकाएं। सामान्य शरीर को लंबाई में बढ़ना हो, चौड़ाई में बढ़ना हो, घाव भरना हो, तो सामान्य 1 से बनती है 2। ये काम भी कौन कराता है? सेंट्रोसोम। ये राइबोसोम, सॉरी, एक सेंट्रोसोम मिलेगा आपको। ओके, ये लिखा, सॉरी ये लिखा, ठीक है। और अगर जनन कोशिकाओं में भी अगर विखंडन करना है, ठीक है, तो भी कौन कराएगा? ये प्रोटीन संश्लेषण करेगा। तो यहां पर ये मेन हमने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये आ गए, अब अपन डिटेल में से पढ़ेंगे, आपको सब पता है। हमने कहा अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर, ये चपटी थैलियों का होता है, पादप जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। खास तौर पर हमने आपको बताया, देखो ये जाली के समान होता है। और खास तौर पर, हाँ एक बात और, यहां देखिए, हमने आपको बताया था कि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, नहीं बताया था? अरे बोलो यार, बताया था।
और एक और बताया था, बोलो, नहीं बताया? ये पूरा का पूरा ER है और इसी में चिपके हैं राइबोसोम, चिपके, इसीलिए दोनों एक ही काम करते हैं। ये पूरी जालिका है, ये देखो जो बिंदी 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 दिख रही हैं, क्या है ये? क्या है ये? ओके। और ये एक आध नहीं होते, कई लाखों में होते हैं, ठीक। तो अब आप ये करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अग्नाशयी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इंसुलिन का उत्पाद करते, सब बात की बात। गाल्जी का है, नहीं बताया? देखो मुद्दे की बात पर यदि हम आ जाएं तो ये गाल्जी का है, ठीक है। और अगर इसका देखें तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, भेज दिया जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं, हाँ या ना? चलो, लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है, और देखो कार्बोहाइड्रेट, नहीं बताया? बेसिक बात क्लियर हो गई है? अरे बेसिक बात क्लियर हो गई है? मुद्दे की बात, ये लाइसोसोम है और ये पाचक वाले एंजाइम निकालता है, पाचक एंजाइम को शेष कोशिका से पृथक करता है, लेकिन जब इसके कोई पाचन नहीं पहुंचता तो ये झिल्ली को ही पचा देता है, वो बाहर आ जाते, वो कोशिका को पचा देता। सही है? चलिए, तो ये आप लोग करते रहिएगा। लाइसोसोम, सीधी सी बात है, ये जनरली चीजें, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। अब लाइसोसोम से सीधा आता है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है, लवक, क्लोरोप्लास्ट बता चुके हम। देखो ये क्लोरोप्लास्ट अंग, देखो इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। चलिए, कई प्रकार के होते हैं, देखो किसी में नीला होता है, तो हरा होता है, तो हरे पादप, शैवालों में नीला होता है, हाँ या ना? ठीक, करते रहिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये देखो लवक, कई में कैरोटीन पाया जाता है, कई में क्लोरोफिल पाया जाता है, कई में जेंथोफिल पाया जाता है, खास तौर पर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक। माइट्रोकांडिया बता चुके हैं, पूरा का माइट्रोकांडिया बता चुके। ये देखो माइट्रोकांडिया में, देखो ये माइट्रोकांडिया है, अंदर ये देख रहे हो जो उभार से दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है? एक बात और बहुत अच्छी, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण में सामने आएगी। हमने ये क्रिस्टी पढ़ ली, सो पढ़ ली। हम प्रकाश संश्लेषण के समय पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट में भी ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, देखें क्लोरोप्लास्ट अंग में ऐसी ऐसी उभार, क्या पाए जाते? उभार। इन उभारों को हम कहते हैं ग्रेना, ग्रेना या ग्रेनम, आया ना? और यहां जो द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं? हमें आवाज नहीं आ रही है? जैसा हमने श्वसन बताया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो जाता है, अनुपस्थिति में भी हो जाता है, नहीं बताया था? अरे क्लियर है? ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कार्बोहाइड्रेट का बनना सामान्यतः होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो वो काम होता है ग्रेना में। कहा होता है? लेकिन कई बार ये कार्बोहाइड्रेट अंधेरे में भी बन जाता है, अप्रकाशिक क्रिया में बन जाता है, और ये क्रिया होती है स्टोमा में। कहा होती है? यानी अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण होता है कहा? स्टोमा में होता है। और प्रकाशिक वाला कहा होता है? ग्रेना में होता है। ये याद आ गया, जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएंगे तो हम जल्दी से बाउंस करा देंगे, ठीक। आगे तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता चल गई हैं। अब आप करते रहिएगा। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा पैदा होती है, इसका स्वयं का अपना डीएनए होता है, ये अब आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। देखो माइट्रोकांडिया में क्रिस्टी पावर हाउस है, मैट्रिक्स प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में, दोनों में, पादप में भी पाया जाता है, और जंतुओं करते रहिएगा। रसधानियां, इन्हें कोशिका का भंडार गृह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मटेरियल जमा होता है। चलिए, तारक काय के बारे में हम बता चुके, सेंट्रोसोम के बारे में बता चुके, ये है सेंट्रोसोम, हाँ या ना? और ये कोशिका विभाजन को एक्साइट करता है, ठीक है। राइबोसोम बता चुके,
ये राइबोसोम है और ये राइबोसोम एक्चुअली ER पर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर ये चिपका हुआ। चलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो कोई चीज ऐसी जो मैंने ना बताई हो, ईमानदारी बताइए, बताइए या नहीं बताइए? कोशिका विभाजन आया, जरा खिसके बैठे, बता चुका मैं। अब आप कहोगे कैसे? मैंने आपको बताया कि कोशिका विभाजन दो तरीके का होता है, सामान्यतः हमारी सामान्य कोशिकाओं में और दूसरा होता है हमारी जनन कोशिकाओं में। बताया है? सामान्य कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? और इससे एक कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है। नहीं बताया था? और उन दोनों में ही बिल्कुल समान गुणसूत्र होते हैं। जैसे अगर हमारा हाथ ये लंबाई में बढ़ रहा है या यहाँ चोट लग जाए, घाव भर रहा है, या हम लंबाई में बढ़ रहे हैं, तो सामान्य तौर पर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनेंगी और इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो इनमें भी 46 हो आया ना। लेकिन अगर यही कोशिका विभाजन कहाँ हो? जनन कोशिकाओं में हो, आया ना। हमारे सेक्सुअल पार्ट में हो तो वहां पर कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? 1 से 4, 1 से 4 कोशिकाएं बनती है और उनमें आधे आधे यानी 23 कोशिका विभाजन कंप्लीट। यहां से इतने ही क्वेश्चन आते हैं और बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज आपके नोट्स में हमने लिख के रखी है, दे रखी है। ये फॉर्मेलिटीज आप पढ़ते रहिएगा। असूत्री विभाजन ये एक्चुअली सूत्री और अर्धसूत्री। ये सूत्री का मतलब होता है समसूत्री और अर्धसूत्री मतलब आधे आधे। ठीक है, ये अब आप पढ़ते रहिएगा। देखो आप, एक से बन रही हैं दो, फाइनली दो। ठीक है, चलिए असूत्री, अर्धसूत्री नहीं। ये देखो विभाजन के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो एक कोशिका से ये गुणसूत्र देखो आधे आधे होने लगे, जा रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज हमने लिख दी हैं, बस आपको पढ़ना है। ये देखो आधे आधे गुणसूत्र हो जाएंगे अर्धसूत्री, बटने के पहले बिल्कुल बराबर बराबर गुणसूत्र उतने में हो जाएंगे तो समसूत्री। ठीक है, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। हम इसलिए इनको ज्यादा देखो। अब देखो जरा, कोई पूछ ले अर्धसूत्री विभाजन कहां होगा, तो अगर मनुष्य पूछा जाए, जानवर पूछे जाए, तो हम कहेंगे अंडाणु और शुक्राणु। यहां कह लें अंडाशय, हाँ या ना। अब कोई पेड़ पौधों में पूछ ले तो हम कहेंगे परागण, हम कहेंगे बीजांड। अरे क्लियर है? परागकोश, ये वो चीजें हैं जिनसे जन्म होता है नए पौधे का। तो जहां नया, जैसे बीज कह लें, बीज कैसे बनता है? बीज बनता है फूल के में लगा रहता है बीज, तो पुष्प हो गया, पुष्प में परागकोश हो गया, बीजांड हो गया, अंडाशय हो गया। ये सारी चीजें करेंगी कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगी? लेकिन पौधे का तना कह लो, जड़ कह लो, पत्ती कह लो, इनमें होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा? जंतुओं में कह लें हाथ पैर पूरे शरीर में होगा समसूत्री विभाजन। लेकिन हम देखें वृषण और अंडाशय, ये अंडाशय मादा में और वृषण कहा? अरे क्लियर है? इनकी कोशिकाओं में होगा। ठीक है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हमने यहां पर लिख रखी है। जंतु एवं पादप। अब देखें, हमने पूरी कोशिका निपटा ली, पूरी कोशिका। कोशिका के बारे में हमने पढ़ लिया, पहले प्रोकैरियोटिक थी, अब यूकैरियोटिक। फिर यूकैरियोटिक दो भागों में, जंतु और फिर अभी हमने यूनिवर्सल तौर पर हमने पादप जंतु अलग अलग नहीं करी। हमने कहा एक कोशिका है, कोशिका भित्ति है, अंदर झिल्ली है, अंदर कोशिका द्रव्य है, अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए 3 भागों से बना है, नाइट्रोजनी क्षार है, शर्करा है, फास्फोरिक अम्ल है। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन है और प्यूरिन भी 2 प्रकार का है, एडिनिन और ग्वानिन है। यहाँ पर साइटोसिन और सारा पढ़ लिया। अरे पढ़ लिया है?
फिर अनुवांशिकता पढ़ ली हमने, जीन्स पढ़ लिया हमने, लिंग संलग्न रोग पढ़ लिए, हम बाहर आए तो कोशिकांग थे और कई सारे हमने कोशिकांग पढ़ लिए। इस तरीके से हमने ओवरऑल कोशिका, अब बेसिकली पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, मोटे तौर पर अंतर क्या है? मोटे तौर पर अंतर यह है कि इसमें कोशिका भित्ति है पादप, जंतु में कोशिका भित्ति। पहली बात, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोप्लास्ट। ये दो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर हैं, बाकी सारी चीजें लगभग समान है ना। देख लेते हैं, देखो कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों में है ना। देखो कोशिका भित्ति ये देखो बाहर बाहर दिख रही ना, ये कोशिका भित्ति है, केंद्रक केंद्रक दोनों में पाया जाता। अभी आप पढ़ लेना यार, पढ़ लोगे आप, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये क्या लिखा, केंद्रक झिल्ली दोनों में होती है, जंतु में भी होती है और हरित लवक पौधों में होता है, लेकिन अब ये आप पढ़ लेना। देखो देखो ये होता हरित लवक, ये हरित लवक, इसके अंदर देखो ये जो हमने बताया था जो संरचना है, ठीक। राइबोसोम दोनों में होते हैं, रिक्तिकाएं ये पढ़ते रहना आप। लाइसोसोम दोनों में होता है, गुणसूत्र गुणसूत्र जंतु में थोड़े छोटे प्रकार के होते, पादपों में थोड़े बड़े प्रकार के होते, ठीक है। अंतःप्रद्रव्य जालिका सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अब देखो प्रकाश संश्लेषण, देखो जंतु कोशिकाओं में नहीं होता, पादप कोशिकाओं में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, हाँ एक और बात, कार्बोहाइड्रेट का संचय जंतु अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को जंतु, जैसे आपने खाना खाया आपका ग्लूकोज बन गया, अब अगर ग्लूकोज आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो यही कहलाती शुगर की बीमारी। यही क्या कहलाती? शुगर दो प्रकार की होती है, या तो आपकी शुगर घटती है या आपकी शुगर बढ़ती है। आपको चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनना है एटीपी। क्या बनना है? लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज आ गया, जितना हमें जरूरत नहीं है, तो निश्चित बात है शरीर के हर अंग में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और ज्यादा ग्लूकोज आपके शरीर के अंगों को खराब कर देगी। आंखें खराब, किडनी खराब, हृदय खराब, सही है। इसी को कहते हैं कि आपके शरीर में ग्लूकोज यानी शुगर बढ़ गई। अगर ये कम हो गई ग्लूकोज, अगर ये ग्लूकोज कम हो गई तो मरना निश्चित है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज ही नहीं मतलब मरना तय है। ओके, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, काय में हमें आवाज नहीं आ रही है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। जितना ग्लूकोज आज हमारे काम का नहीं है, हमने वो स्टोर कर दिया, काय में बदल दिया। जैसे आप आम लाते हैं, अब आप तुरंत नहीं खाना, साल भर खाना, अचार बना दो, खराब नहीं होगा। ऐसे ये ग्लाइकोजन, और जब ग्लूकोज कम हुआ तो हमारा शरीर क्या करता है, ग्लाइकोजन में काय बदल देता। लेकिन पौधे क्या करते हैं, पौधे से बदल देते हैं स्टार्च में, काय में, और जरूरत पड़ती है तो वापस उसे ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में बदल लेते हैं। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात, सुनिए, आ रही है। तो पादप अपना अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संयोजित करते हैं, जबकि जंतु अपना अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये बड़ा अंतर है। देखिए पादप कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च, जबकि जंतुओं में काय में ग्लाइकोजन। ठीक, पादप कोशिका में तुलनात्मक अध्ययन, वही सारी चीजें हैं, हमने आधे आधे करके लिख दी हैं, ठीक है। ये देखो, तो सारी चीजें, इसमें कोशिका भित्ति है, देखो इसमें कोशिका भित्ति नहीं, बाकी देखो राइबोसोम इसमें है, तो देखो राइबोसोम यहां मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और आपकी फाइनल खत्म। ईमानदारी बता दीजिए कि ये चीजें जो आप रखते थे,
अब कभी रटना तो नहीं पड़ेगा, ईमानदारी से बताइएगा। अरे क्लियर है? क्योंकि हमने क्या किया है, उन चीजों को सरल बना लिया। अब हमें स्ट्रक्चर पता है, नहीं पता है? अच्छा एक बात बता दीजिए, क्या आपको पता है डीएनए कहां पाया जाता है? कहां? केंद्रक में। वो केंद्रक के अतिरिक्त कहीं और? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है? नहीं पाया जाता। हमारी कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करता है? कारक का है, गायली का है, ईआर ईआर करता है। कौन? गायली का करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम भी करता है, और बेसिकली राइबोसोम करता है। अरे क्लियर है? हमारी कोशिका में पाचन रस कहां पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। हमारी कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन है? गायलिका है। जबकि पावर हाउस कौन है? और प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। अरे क्लियर है? हमारी कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहां होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट। हमारी का मतलब अभी हमने अलग अलग नहीं किया, कोशिका कहा हमने, कोशिका, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट। हाँ ये बात अलग है, जब डिवाइडेशन करेंगे कि जंतु कोशिका में, ये नहीं होगा, लेकिन कोशिका में कहा? क्लोरोप्लास्ट। अरे क्लियर है? उसमें भी प्रकाशिक क्रिया होगी ग्रेना में, अप्रकाशिक क्रिया होगी। अरे क्लियर है? अच्छा ये बताइए, श्वसन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी कहां बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ओके। अच्छा ये बताइए कि ज्यादातर जंतुओं में जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया है ये कैसी है? अनुवांशिक। कैसी है? ओके, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से आती है। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ ऐसे जीव हुए हैं जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अनुवांशिक तौर पर नहीं करते? कौन है? ओके ठीक। छिपकली से याद आया, एक और आपको जू मिलेगा, हाइड्रा। कई सारे जीव ऐसे होते हैं जिनमें रक्त पाया जाता है, आगे चर्चा आएगी, चूंकि छिपकली की चर्चा आई तो हम आपको बता दें, कई सारे जीव ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक पानी नहीं पीते। जनरली चर्चा आई, आगे बताएंगे हम। लेकिन हम जैसे जीव एक दिन भी पानी के बिना नहीं, हमें पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारे शरीर से जितने जहरीले पदार्थ हैं वो चाहे मूत्र के द्वारा बाहर हो चाहे मल के द्वारा बाहर हो, इनमें मेन भूमिका पानी। सही है? यानी हमारे शरीर से जितना पानी हम पीते हैं उतना ही बर्बाद होता है। अरे क्लियर है? लेकिन कई सारे जीव जैसे छिपकली हो गई, ये पानी कम पीती है, लेकिन ये ठोस रूप में अपना मल त्याग करती है, यानी इसके शरीर से जो उत्सर्जन होता है पानी के रूप में नहीं। अब हम कर रहे थे रक्त की बातें। ज्यादातर जंतुओं का रक्त लाल होता है, जंतुओं का, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन को। एक दो जंतु ऐसे भी हैं, जातियों वाले जंतु, जिनका रक्त लाल नहीं होता, सफेद होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। कारण क्या है? क्योंकि उनमें सीधी ऑक्सीजन उनकी त्वचा से अंदर जाती है, उनमें ऑक्सीजन का वहन करने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता नहीं। ओके, चर्चाएं आएंगी तो हम बताते चलेंगे आपको। जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है?
देखिए थोड़ा सा आउटलाइन देख लीजिए। क्या होता है कि खास तौर पर तो पूरे जीव जगत को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? पादप और जंतु। पादप और, लेकिन कुछ लोग ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, फाइनली दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। क्यों? क्योंकि कई ऐसे हैं जो जंतुओं की तरह व्यवहार नहीं करते। आप कह रहे पादप हैं, लेकिन दिक्कत ये, श्रेया नहीं आ रही है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो आप उन्हें प्लांट में भी नहीं रख सकते। सुन रहे हो? तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने, जैसे अरस्तु द्वारा समस्त जीवों का वर्गीकरण दो भागों में कर दिया गया, जंतु विज्ञान और, हाँ या ना, जंतु हो गए और वनस्पति हो गए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, पांच भागों में ये पादप जगत एक्चुअली जो, उन्होंने कहा कि जंतु पादप जगत उसे कहेंगे जिसमें क्लोरोफिल है, कोशिका भित्ति है, दो चीजें मेन है। पादप जगत में हम उसे रखेंगे जिनमें कोशिका भित्ति है और क्लोरोफिल है। ये दो लक्षण जिनमें हैं वो पादप हैं। क्लोरोफिल है और कोशिका, जिनकी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति हो और कोशिका के अंदर क्लोरोफिल हो, वो पादप है। और जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति ना हो और क्लोरोफिल ना हो, वो क्या है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, अब देखें, ये जंतु जगत नहीं, एक्चुअली इसे लिखना है, ये गलत टाइप हो गया, इसे लिखना है जीव जगत। जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। लेकिन जंतु को क्या करेंगे? जंतु को क्या करेंगे हम कि कोशिका भित्ति नहीं पाई जाए और क्लोरोफिल ना पाया जाए, सो हम कहेंगे जंतु। लेकिन ओवरऑल हम जीव जगत को हम पांच भागों में बांटते हैं। पहला आता है मोनेरा, अब देखो ये प्लांट हैं, पौधे हैं, ये जंतु हैं, इनमें क्लोरोफिल है, कोशिका भित्ति है, इनमें क्लोरोफिल नहीं है। अब बचे ये तीन, इनको ज्यादातर हम पटक देते हैं प्लांट के साथ। काय के साथ? लेकिन अब इन्हें हमने अलग अलग क्यों रखा? ये तीनों, खास तौर पर ये दोनों, इनमें ज्यादातर जातियां एक कोश की हैं, माना पूरा शरीर एक कोशिका का ही बना है। और कवक ऐसा है कि एक कोश की भी होता है और बहुकोश की। पहली बात, ये मोनेरा जगत बहुत छोटे जीव हैं, लेकिन इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। यानी ये वो जीव हैं छोटे छोटे, ये अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया जिनकी कोशिका अविकसित प्रकार की है। दूसरा ग्रुप आया प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आए, लेकिन वो जीव आए जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना है, यानी विकसित कोशिका से मिलकर बना है। अरे क्लियर है? अब किसका नंबर आया? आवाज नहीं आ रही है? अब नंबर आया है कवक का, ठीक है। नंबर कवक का आया है। कवक एक ऐसी जाति है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल लेकिन कोशिका भित्ति होती है, यानी काय में आएगा पाद, ठीक है। और ये भोजन को चूसते हैं, भोजन को ज्यादातर ये बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन कई सारे कवक हमारे भोजन के रूप में भी काम में आते हैं। कई सारे कवक हमारे लिए फायदेमंद हैं, कई सारे कवक हमारे लिए, तो कई सारे नुकसानदायक भी है। एक दो तीन बेसिकली समझ में आए? ये एक कोशिकीय जीव है,
प्रोकैरियोटिक। एक कोश की जीव है यूकैरियोटिक है। ये कौन है? कवक यानी फफूंद है। इनमें कोशिका भित्ति है लेकिन क्लोरोफिल ओके। एक कोशिकीय से लेकर बड़े आकार बहुकोशिकीय तक होते हैं। ये पौधे हैं जंतु, इनका तो हम अलग से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इसको मोनेरा। हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि जहां से क्वेश्चन आने हैं हमें वो लाइन पकड़ना है। अरे क्लियर है? इनके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक जीव, पहले नाम रट लो 5 प्रकार के। पहला क्या नाम था? आवाज नहीं आई है। पहला नाम था मोनेरा। मोनेरा जगत यानी वो सारे जीव रखे जाएंगे इसमें। अरे क्लियर है? काय में रखे जाएंगे? जिनकी कोशिका कौन सी है? प्रोकैरियोटिक है। पक्का? चलो प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। कवक क्लोरोफिल नहीं है। एक कोशिकीय भी है बहुकोशिकीय भी है। प्लांटी 5 प्रकार के मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। हम जंतु हैं, बंदर जंतु है, शेर जंतु है, आया ना? पेड़ पौधे, पादप, फफूंद, कवक है। और जो एक कोशिकीय जीव हैं वो या तो मोनेरा है या प्रोटिस्टा है। ठीक, अब आगे मोनेरा पर प्रोकैरियोटिक आते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट्स। बैक्टीरिया ज्यादातर काय में आएंगे? मोने काय में आएंगे। अब एक बात और है, हमने आपसे कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इनको हमने अलग अलग बांटा, लेकिन फिर भी कोई ओवरऑल पूछ ले कि कहां, तो पाद। क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है। ज्यादातर बैक्टीरिया में, जिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? और अगर दोनों में से एक गुण भी है तो वो क्या है? पादप। वो क्या है? यानी इनकी स्टडी हम कहां करते हैं? पादप। ठीक है? आर्कियो व्यक्ति, साइन व्यक्ति, नील हरित शैवाल। अब ये शैवाल यानी काई, ये एक कोशिका से लेकर बड़ी कोशिकाओं तक होते हैं। ठीक है? देखें, बैक्टीरिया सर्वाधिक प्राचीन जीव है। सबसे पहले क्या बने थे? बैक्टीरिया। ये पर्यावरण, मृदा, वायु, पादप, जल तथा जंतुओं में व्याप्त होते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया अलग अलग आकृतियों में मिलते हैं। ठीक है? देखिए, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति म्यूरिन, पेप्टाइडोलन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में ग्राम धनात्मक, ये सब चीजें नॉर्मल है। कोशिका भित्ति के अंदर जीवद्रव्य होता है। सीधी बात, इसके अंदर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है? सामान्य गुणसूत्र नहीं पाए जाते, डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी होती है, सारी चीजें ये फॉर्मल है। ठीक है? बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक, जीवाणु के विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तपेदिक के जीवाणु की खोज तथा रोग का टीका जन्म सिद्धांत पर बताया गया है। ठीक है? रेबीज का टीका और दूध का। ठीक है? ये पास्चुराइजेशन कहलाता क्या है? पास्चुराइजेशन, देखो बैक्टीरिया क्या होता है, आप देखते हैं दूध से दही का बनना, एक्चुअली ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आप देखेंगे जब हमें दूध से दही बनाना हो तो हम सोचते हैं कि दही बन जाए, यानी कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। अरे क्लियर है? कई सारे बैक्टीरिया फायदेमंद हैं, कई सारे बैक्टीरिया कैसे हैं? नुकसानदेह हैं। दूध से दही का जमना बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा? अरे क्लियर है? बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है
जो सामान्यतः ना तो हाई टेम्परेचर पर खत्म होते हैं, आप दूध को उबाल भी दो तब भी अगले दिन दूध फट जाएगा, दूध को ठंडा भी बहुत कर दो तब भी फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ना तो ज्यादा ठंडक में खत्म होते हैं ना ज्यादा, लेकिन एक वैज्ञानिक ने एक विधि निकाली कि अगर इसे गर्म किया जाए और सडनली ठंडा कर दिया जाए, गर्म करने के बाद अचानक ठंडा कर दिया जाए तो बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और इस क्रिया को कहते हैं पाश्चराइजेशन। आया ना? दूध का पाश्चुरीकरण। आगे सारी चीजें रेबिज वगैरह के टीके आगे आएंगे। अभी ये जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणुओं का आर्थिक महत्व निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी आपको पादपों में पढ़ाएंगे। द्विदलीय पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाएंगी, उनमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाएगा, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा तो फिर वहां पर अमीनो अम्ल बनेंगे, प्रोटीन बनेगा। हाँ या ना? इसलिए कई सारे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं लाभदायक है। एजोबैक्टर, कॉलेस्ट्रिडियम सहजीवी के रूप में लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाए जाते हैं, राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, ये पढ़ते रहिएगा। नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, अमोनिया। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपने जमीन में नाइट्रिक अम्ल छोड़ दिया, अमोनिया छोड़ दिया, तो कई सारे जीवाणु ऐसे हैं जो पुनः प्रकृति में नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। जैसे यूरिया छोड़ दिया, अब यूरिया से नाइट्रोजन अलग करना है तो कौन करेगा? बैक्टीरिया। कौन करेगा? आप कोई पदार्थ छोड़ देते हो, उसे सड़ाने का काम किसका है? बैक्टीरिया। अगर कोई पदार्थ सड़ेगा नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, अगर सड़ेगा तो उसका हाइड्रोजन अलग, कार्बन अलग, नाइट्रोजन अलग। सुन रहे हो? तो ये काम कौन करता है? बैक्टीरिया। आवाज नहीं आ रही है? तो ये हमें लाभदायक है। इनको जनरली अमोनीकरण, अमोनिया बनाने वाले, इनको ज्यादा सल्फोनीकरण, सल्फा बनाने वाले, तो ये हमें बैक्टीरिया काम के। हानिकारक बैक्टीरिया कौन है? जो हमें रोग फैलाते हैं। जैसे में टीबी रोग भी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वो बैक्टीरिया जो हमें रोग फैलाते हैं वो हानिकारक है। बहुत ज्यादा यहां से डीप नहीं जाना आप, क्योंकि इन सारी रोगाणुओं के बारे में हम आगे एक अलग अध्याय रोग एवं रोगाणु, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीव जगत के हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, इन्हें पादप जगत का जोकर कहा जाता है। किनको? माइको। ठीक, यहां से जल्दी से इसको बाउंस कर देते हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ल्यूवेनहाक, दांत की खुरचन, जीवाणुओं को देखा, ये सब आप पढ़ते रहिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं। विषाणु, विषाणु भी हम मोनेरा जगत के अंतर्गत क्यों रखते हैं? क्योंकि ये भी एक कोश की हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि विषाणु जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी। इन्हें हजारों वर्षों तक डाल दिया जाए तो निर्जीव अवस्था में पड़े रहते, फिर जैसे इसे मौसम मिलता है तो ये जीवित हो जाते हैं। आया ना? इन्हें कई मामलों में लगता है कि ये निर्जीव है, कई मामलों में लगता है ये। आया ना? और इनका मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है आरएनए। अभी बताया था, नहीं बताया था? अब इनसे कई बीमारियां होती हैं, और ये बीमारियां हमने आपको बताया, एक अलग अध्याय है रोगाणु और रोग, हम वहां पढ़ेंगे, इसको हम बाउंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि मोनेरा जगत में हमने जीवाणु पढ़े, विषाणु पढ़े। अरे क्लियर है? नील हरित शैवाल पढ़ी है। चलिए, तो आप निर्जीव के लक्षण भी हैं, ठीक है, सजीव लक्षण भी हैं। इनके अंदर आरएनए, डीएनए, खासतौर पर आरएनए है, इसलिए लगता है कि ये जीवित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोज, ये केवल जीवाणुओं पर असर, ये एक ऐसा जीव है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, क्योंकि इसका भोजन ही बैक्टीरिया है, इसलिए इसे कहते हैं जीवाणु भोजी। इसमें डीएनए पाया जाता है, T2 फेज, इबोला विषाणु, संपूर्ण शरीर पर प्रभावित बुखार, इनको इलाज करिए। ये सारे के सारे हम वहां पढ़ाएंगे आपको, अभी यहाँ ज्यादा आप डीप नहीं पढ़िएगा। ठीक, कहाँ गए? आवाज नहीं आ रही है? मुद्दे की बात ये, एक कोशिकीय हैं और यूकेरियोट कैसे है? हमने सारी कहानी इनकी भी लिखी है, लेकिन ये भी कई सारे रोग हमें फैलाते हैं। फिर वही बात, ये रोग हम कहां पढ़ेंगे? अलग एक अध्याय में। ठीक है,
तो प्रोटिस्टा जगत में इतना बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कोशिकीय है और ठीक, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। इनमें हम ज्यादातर बिल्कुल लास्ट में हम वहां चर्चा करेंगे परजीवी के बारे में, कहीं निंद्रा रोग के बारे में, हाँ है ना। देखो इसमें ज्यादातर प्लाज्मोडियम वगैरह आते हैं, तो वहां पर हम इनकी चर्चा करेंगे। देखो अब ये आगे प्लाज्मोडियम, मलेरिया कौन से फैलता है? प्लाज्मोडियम से। तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक्चुअली इस जगत का है। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुनिए, किस जगत का है? काय का है? ठीक है, चलिए ये कर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। खिंच के बढ़े आप जरा 5 मिनट, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हो गए आप लोग? कवक की मुख्य विशेषता ये है कि इसकी कोशिका भित्ति है, लेकिन क्लोरोफिल, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी एक बात तय है, ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, वहां से चूसता है, सड़े गले पदार्थों से लेता है। तो पहली बात तो ये परजीवी है, पैरासाइट है, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पहली बात। दूसरा, ज्यादातर फफूंद अपना भोजन सड़ी गली और मृत चीजों से प्राप्त करते हैं। अगर ये परजीवी तो है ही, साथ में कई सारी जातियां इसकी मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी माने मरने वाली चीजों से प्राप्त करती हैं। सही है? ये कई जगह लाभदायक भी है और कई जगह बहुत हानि। अब इसे पढ़ते हैं जरा। इसकी ज्यादातर जानकारियां मैं आपको बता चुका। परपोषी है क्योंकि इसमें रंजक नहीं पाए जाते। रंजक माने क्लोरोप्लास्ट। अपना भोजन या तो कार्बनिक पदार्थों, मृतजीवी या अन्य परजीवियों से प्राप्त करते हैं। कवक जगत के अंतर्गत एक या बहुकेंद्रीय नहीं, बहुकोशिकीय। क्या? अरे क्लियर है? ये गलत टाइप हो गया, बहुकोशिकीय। ठीक है, या तो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। बहुत बढ़िया। अवशोषण द्वारा नहीं बताया हमने, चूसने के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। अरे क्लियर है? ऊतक विभेदन का अभाव होता है कवक में। विषम पोषण, अब तो विषम पोषण क्या कहलाता है? 2 प्रकार का पोषण होता है, समपोषण और समपोषण कहलाता है जब भोजन स्वयं बनाया जाए। होलोटोपिक, अरे क्लियर है? होलोटोपिक का मतलब होता है कि स्वयं भोजन बनाए, जैसे पौधे। पौधों के अलावा बाकी सब विषमपोषी हैं, क्योंकि कोई भी जंतु भोजन अपना स्वयं। अरे क्लियर है? तो कवक विषमपोषी, कवक हेटेरोटोपिक है। अरे क्लियर है? पहली बात विषमपोषी है, परजीवी है और मृतोपजीवी है। कैसा है? जरा बोल लो यार। ओके, देखे इनमें पर्णहरिम, वही बात, क्लोरोफिल, क्लोरो का अभाव है, परजीवी है, कई जगह सहजीवी। हाँ एक बात और, ये सहजीविता आगे आएगा। सहजीविता में क्या होता? पार्टनरशिप। कवक कई सारे पौधों के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। कई पौधों की जड़ें विकसित नहीं होती, वो चूस नहीं सकते, तो कवक उनसे जुड़कर कहता है कि हम चूस अच्छा सकते, तो हम जमीन से पोषक पदार्थ चूस ले रहे हैं, तुम्हें दे दे रहे, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, तुम भोजन बना लेना, दोनों जन खाएंगे। अरे क्लियर है? इसे कहते हैं सहजीवी। तो कवक विषमपोषी तो है ही, परजीवी तो है ही, मृतोपजीवी तो है ही, लेकिन कई जगह क्या है ये? अरे क्लियर है? जैसे ये काई माने सेवल के साथ पार्टनरशिप कर लेता है, तो इसे कहते हैं लाइकेंस। क्या कहते हैं? जब सेवल और कवक एक साथ पाए जाते हैं तो लाइकेंस कहते हैं। लेकिन कई बार बड़े पौधों की जड़ों में भी ये पाया जाता है। बड़े पौधों की, क्योंकि वो जड़ें दिखने में तो बड़ी होती हैं लेकिन चूस नहीं सकती। दिखने में बड़ी होती है लेकिन चूस, और कवक
देखने में छोटा है लेकिन चूस सकता है, तो वो चूस करके पौधे को दे देता है, पौधा बनाता है कार्बोहाइड्रेट, वो किसको, कवक को दे देता है। ये हो गई पार्टनरशिप। और यहां पर जब बड़ा पौधा और कवक आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो ये कहलाता माइकोराइजा। क्या कहलाता है? तो हमें सहजीविता, क्या कहा हमने, दो जगह देखने को मिलती है, एक लाइकेंस के साथ और एक माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब है जड़ें धन कवक, जड़ें क्या है, माइकोराइजा। ओके, और जबकि ठीक, चलिए, कई सारे कवक हमारे लिए लाभदायक हैं, अवशोषण के माध्यम से पोषण करते हैं, भोजन का पाचन शरीर के बाहर होता है, पोषक तत्व सीधे अवशोषित किए जाते हैं, कोशिका भित्ति होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? काइटिन की। ये पूछा जा सकता है, काय की बनी होती है? अरे क्लियर है? देखे, नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड है, संरचना सेल्यूलोज के समान होती है, कवक में संचित कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, बाकी पौधे अपना अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बदलते हैं और स्टोर करके रखते हैं। पौधे अपना अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट काय में, आवाज ही नहीं आ रही, ओके, जबकि जंतु अपना ग्लाइकोजन में, काय में, और कवक ग्लाइकोजन में। ये क्वेश्चन बन गया यहां से कि कवक, जबकि हम इसे पौधों में गिनते हैं, तो एक इसका गुण मिलता है कोशिका भित्ति के कारण पाद और ग्लाइकोजन के कारण जंतु। ओके, परीक्षा पूछ लिया जाए कवक का कौन सा गुण जंतु के समान दिखाई देता है? ग्लाइकोजन। ठीक, जहां से क्वेश्चन आते हैं वहां हम बिल्कुल स्लो लेकर चलेंगे, आपको बाउंस नहीं करा रहे हैं। मशरूम एक कवक है और इसका उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। पनीर बनाने के लिए जब पनीर बनता है तो उसमें भी फफूंद यानी कवक की आवश्यकता पड़ती है, और उस कवक का नाम है एस्परजिलस। क्या आवाज नहीं आ रही है? ईस्ट एक कवक है, किडवन, अभी बताया था किडवन, अनाक्सी श्वसन, और यहां बनेगा एल्कोहल। एल्कोहल शराब, बियर आदि बनाने में होता है। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण एस्परजिलस द्वारा होता है। जिबरेलिन्स हार्मोन्स, ये पढ़ते रहिएगा। बेकरी उद्योग में भी इनका उपयोग होता है, नाम नहीं रटना ज्यादा। कवक के अध्ययन को माइक्रो, फिर वही बात, विषमपोषी हैं, यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि इनमें हरित लवक, कवक की कोशिका भित्ति काय की बनी होती? अरे क्लियर है? भोजन को, ओके, चलिए आज देखो पेनिसिलिन, ये देखो पेनिसिलिन नामक जो प्रतिजैविक है वो काय से बनाया गया? कवक से। काय से? अरे क्लियर है? इसीलिए याद रखिएगा, सुनो, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो आपको काम में आएगी। कभी भी कोई टीका बनाया जाता है वो एक्चुअली उसी रोगाणु से बनाया जाता है जिस पर हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वो चीज छोड़ दी जाती है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं और हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता आ जाती है। अब मुद्दे की बात सुनो, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये पेनिसिलिन नामक एक टीका बनाया गया, दवाई बनाई गई पेनिसिलिन, ये बनाई गई कवक से। ये कवक से बनाने के कारण, चूंकि कवक में पाई जाती कोशिका भित्ति, और इस कारण से ये दवाई कोशिका भित्ति पर काम कर जाती है। कोशिका भित्ति वाले जितने जीव होते हैं उनको यदि ये लगा दिया जाए तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। अरे क्लियर है? अतः ये दवाई जो पेनिसिलिन है ज्यादातर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, कौन सी बीमारी? होने वाली बीमारियों में काम आती है। अब आप कहोगे क्यों आती है? क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति है।
बैक्टीरिया में वो पेनिसिलिन काय पर काम करता है? कोशिका भित्ति पर। काय पर? इसलिए ज्यादातर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, जब इसे बैक्टीरिया मिलता है तो उसे नुकसान पहुंचाता। अरे क्लियर है? कई सारे लोग ये सोचते हैं कि दवाइयां इतनी आसानी से क्यों नहीं बन जाती, दवाइयां तो कल बन जाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सैनिटाइजर, अब हाथ में यदि कोरोना लगा हो तो सैनिटाइजर से पोंछ लो, खत्म। लेकिन अगर तुम्हारे फेफड़ों में पहुंच चुका हो तो तुम सैनिटाइजर पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते मालूम? क्योंकि ये जिस तरीके से आपके कोरोना की कोशिकाओं को खत्म कर सकता है, ऐसे तुम्हारी कोशिकाओं को भी खत्म कर सकता है। तो जब तुम्हारी खत्म, बात खत्म। ठीक है? तो इसलिए दवाइयां ऐसी बनाई जाती हैं कि जो शत्रु पर तो काम करें, लेकिन हमारी कोशिकाओं पर काम, हाँ या ना? एक आगे रोग आएगा, हाशिमोटो रोग। थायराइड ग्रंथि के लिए दवाइयां खाई जाती हैं, वो दवाइयां ऐसी खाई जाती हैं कि पता चला ओवरडोज हो जाए तो वो ग्रंथि को ही खत्म कर देती। तो ये सारी चीजें सोच करके तो ये पेनिसिलिन जो है इसलिए फायदा कर जाता है क्योंकि ये मात्र बैक्टीरिया पर काम करता है, हमारी कोशिकाओं पर काम। अरे क्लियर है? और देखे एस्परजिलस, पनीर, बहुत ज्यादा इसका उपयोग है। ठीक है? तो यहां पर हमने कवक तक पढ़ लिया। कल हमारा बहुत लंबा टॉपिक रहेगा, देखें, पादप जगत। क्या रहेगा? ये देखिए, पादप जगत, जीवजंतुओं का वर्गीकरण, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है? स्लाइड दिखी नहीं आपको? ये देखिए, पादप जगत को हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतजीवी, अनावृतजीवी, हाँ या ना, इनको हमें पढ़ना है कल। ठीक है? फिर इसके बाद हम आ जाएंगे जंतुओं पर। ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं है, लेकिन आपको तुरंत रिवाइज करते जाना है। याद रखिएगा, अभी जितने सारे लोगों को नोट्स लेना हो तो अभी थोड़े कम हैं, आपको बाकी के नोट्स मिलेंगे कल शाम वाले बैच में। ठीक है? एक निवेदन है भैया, सारे लोग किसी फोटोकॉपी की दुकान पर नोट्स छोड़ करके मत आना। अगर कोई फोटोकॉपी की दुकान वाला नोट्स बेचते पकड़ा गया, फोटोकॉपी करते, तो उसकी फोटोकॉपी की दुकान तो हम जब्त कराएंगे ही। और यदि उसने ये बताया कि आपका स्टूडेंट आया था और नोट्स यहाँ छोड़ के गया था, सो हम बेच रहे हैं। क्योंकि आप, कई सारे लोग केवल ये सोचते हैं कि फोटोकॉपी वो एक्चुअली किसी संस्था का मटेरियल है, उसको बनाने में कई टाइपराइटर लगे हैं, कई सारा समय लगा है। इसलिए याद रखिएगा, यदि ये हरकत पाई गई कि आप किसी फोटोकॉपी वाले के यहाँ एक छोड़ के आ गए और वो फोटोकॉपी करके बेच रहा है, तो दोनों की शामत आ जाएगी। आप जाने, हम क्लेम पूरा लंबा करेंगे जितनी हमारी इनकम है कि हमें इतने लाख का नुकसान हुआ, और हम कंप्रोमाइज कभी करते नहीं है। हमारे यहां रिवर्स गियर जैसी कोई चीज नहीं। कितने फास्ट चलते हैं पता है? सो ऐसी नौबत ना आए, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने, आपकी फोटोकॉपी की दुकान है, आप बेचते पकड़े गए, या किसी और ने फोटोकॉपी, क्योंकि यहां पर मटेरियल का हम लोगों को टैक्स लगता है। ठीक है? आप नोट्स कल कलेक्ट कर लेंगे। तो आज आपको समझ में आ गया? बीमार हो आज आप लोग? ये थकान से क्यों आ जाती है? ज्यादा लेक्टिक हम लोग गया। फिर अभी अपन को एक काम करते हैं, आधा घंटा और ये निपटा लेते हैं। ठीक है? चलिए 2 मिनट बैठिए, आप इसको और निपटा लेते हैं। चलो निकल जाओ। कल गणित में भी एक नया लेसन चालू करेंगे, एवरेज। ओके?